बच्चों, आज जो मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह एक व्यंग्य पाठ है। व्यंग्य मतलब कि हंसी मजाक के साथ साथ कुछ कहा गया है, किसी के ऊपर कटाक्ष किया गया है। हास्य में और व्यंग्य में ये फर्क होता है। हास्य में सिर्फ हंसना हंसाना होता है, पर व्यंग्य में हंसी मजाक में हंसते हंसते किसी के ऊपर कुछ चोट की जाती है, किसी की कमी या बुराई को सामने लाया जाता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसे पढ़कर आप खुद ही महसूस कीजिएगा कि क्या कभी आप ऐसे अतिथि बने हैं जिसका जिक्र इस पाठ में किया गया है, या फिर कभी आप ऐसे अतिथि के मेज़बान बने हैं। क्या आपके घर कभी कोई ऐसे मेहमान आए हैं जो आ गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उस वक्त हमारे ऊपर क्या बीतती है, जरा देखते हैं लेखक के साथ क्या हुआ और वो कैसा महसूस करते हैं। पाठ का शीर्षक है हमारा घर। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए आप सब। हमें अपना घर बहुत पसंद है। ताजमहल के बाद शायद यह दूसरी इमारत है जिसके अगर आप बाहर हों तो अंदर जाने की तबीयत करती है, और अंदर हों तो बाहर आने की तबीयत करती है, यानी मन करता है। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि घर, अपना घर सबको अच्छा तो लगता है, पर एक अजीब बात यह है कि यदि हम घर से बाहर हों तो घर में जाने का मन करता है, और जब हम घर में रहते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं जब घर में ही रहते हुए, तो मन करता है कहीं बाहर चलें। मैंने जिस घर का जिक्र करना शुरू किया है वह हमारा है, मेरा अपना नहीं। सच्चाई तो यह है कि सबसे कम क्षेत्र मेरे ही अधिकार में है। बाकी घर बीवी के कब्जे में है, बच्चे रहते हैं या मेरे माता पिता के पास रहता है। वैसे ये सब लोग भी मुफ्त में ही बदनाम हैं, क्योंकि घर का ज़्यादातर इस्तेमाल उन लोगों द्वारा होता है जो मेहमान कहलाते हैं। ये लोग आते हैं और जाते हैं। तो लेखक की इस बात से ये पता चल रहा है कि लेखक के घर मेहमानों का आना जाना बहुत लगा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर अपना कम और मेहमानों का ज़्यादा लगता है। आवागमन यानी आने और जाने। आवागमन की इस प्रथा पर गल्ले की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल के न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूं कहिए कि इन कारणों से मेहमानदारी को ज़्यादा ही हो गई है। यानी कि जब खर्चे बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो लोग अपने घर को छोड़कर उनके घर ज़्यादा समय बिताने आ जाते हैं। अगर अपने यहाँ चावल की पूर्ति कम हो तो दूसरे के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। मेरे घर में एक बरामदा है, एक बड़ा कमरा और 2 कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। घर के लोग या तो मेरी तरह नहाते ही नहीं, या नहाते हैं तो बाहर लॉन के नल पर। बड़े कमरे में एक सोफा पड़ा रहता है और सोफे पर अक्सर कोई कुत्ता सोया रहता है। घर वाले समझते हैं कि मेहमान का कुत्ता है और मेहमान समझते हैं कि घर वालों का है। कुत्ता इस स्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाता है। यानी लेखक के घर में मेहमानों का आना जाना तो लगा ही रहता है, इसके अलावा उनके घर में पशुओं के आने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। यानी उनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं। घर के ड्राइंग रूम में, बैठक में ही, मेज़ पर, एक सोफे पर एक कुत्ता हमेशा बैठा रहता है, सोता रहता है, जो मेहमानों को लगता है उनका है, उन्हें लगता है मेहमानों का है, पर वास्तव में वो किसी का भी नहीं है। वह बिना किसी की इजाज़त लिए या अपने अधिकार से उस घर में आता है और आराम से रहता है। सोफे के पास जो टेबल होती है उस पर किसी साहब का तौलिया, हजामत का सामान, चाय के जूठे बर्तन या गंदे मोजे रखे होते हैं। इसके बाद जो जगह बची होती है उसमें मेहमान की खाट बिछी होती है, मतलब चारपाई, और उस पर मेहमान बिछे होते हैं, यानी बैठे होते हैं या लेटे होते हैं। इसके बाद भी जगह बचती है, उसमें किसी आते जाते सज्जन का होलडॉल रखा होता है।
इतना सामान होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत यही करती है कि छोटे वाले कमरे में ही चला जाए। बड़ा कमरा, या उसे ड्राइंग रूम कहा जा सकता है, बैठक कहा जा सकता है। लेखक कह रहे हैं उसमें तो किसी ना किसी मेहमान का ही सामान बिखरा रहता है, जिसकी वजह से वहां बैठने का मन ही नहीं करता। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कागज पत्र रखे हैं। इन्हें पुरानी चीजें संभालने का वह शौक है कि पूछिए मत। 1941 के लिखे दोस्तों के खतों का गट्ठर। खुदा का शुक्र है कि वे दोस्त नहीं रहे, नहीं तो वे भी इसी कमरे में होते। ये लेखक ने व्यंग्य किया है, मजाक किया है। पुराने अखबारों की रद्दी, पुराने हुक्के, कलमदान, छड़ियाँ, लकड़ी का सामान वगैरह इस तरह भरा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ी की दुकान ज्यादा, मगर इन्हें इसी में आनंद मिलता है। तो घर के जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें अपने समय का सामान इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है, या यूं कहिए उन चीज़ों से उन्हें इतना लगाव हो जाता है कि वे उन्हें फेंकना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जब लेखक छोटे कमरे में जाते हैं तो वहां पिताजी का सामान बिखरा होता है। सामान अधिक होने के कारण स्थिति यह होती है कि अगर कल का आया बिजली का बिल ढूंढना हो तो वह बिल मिलेगा जो 1953 में अगस्त के महीने में आया था और जिसका पेमेंट न होने पर एक बार बिजली कटी थी। यानी जब सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए घर पर और पुराना सामान भी पड़ा रहे तो फिर नई चीज़ें अगर आप ढूंढने लगेंगे तो वो मिलती नहीं है आसानी से, क्योंकि वो सब नया पुराना सामान आपस में उलझ जाता है और जो ढूंढना चाहते हैं वो मिलता नहीं है। तो इसलिए समझदारी तो इसी में होती है कि पुराने सामान को जो अब ज़रूरत का नहीं है या बेकार हो गया है उसे साथ साथ निकाल दिया जाए, रद्दी में दे दिया जाए या किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए जिसके काम आए। इनके कमरे में कहीं भी हाथ डालिए 10-20 साल से कम पुरानी चीज़ हाथ आती ही नहीं। ये खुद भी 19वीं सदी के आदमी हैं, शतरंज और चौपड़ के दिनों के इंसान। उन दिनों दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती, यानी उस समय लोगों के पास समय होता था खेलने का, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का। आज के समय में तो लोगों के पास वक्त ही नहीं है। सारे घर में हमारी माता जी का कभी कोई कमरा नहीं रहा। दिन मोहल्ले में गुजरा और शाम हुई तो मंदिर चली गई। कहीं राधे श्याम कथा वाचक का ड्रामा या कोई धार्मिक सिनेमा हो रहा हो तो हो गया रात भर का इंतजाम। बाकी वक्त मिला तो उसमें धार्मिक चर्चा हुई। एक छोटा कमरा मुझे मिला है, इसमें मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। इस कमरे में जो कुछ गलत काम होता है वह मेरी वजह से होता है। अगर धोबी के यहाँ से आए कपड़े जमीन पर गिर पड़े, तेल की शीशी बिखर जाए, बिस्तर पर जूते रखे रह जाएं या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए तो वह सब मेरी वजह से होता है। मेरी बीवी ने पिछले 12 साल में कोई गलत काम किया ही नहीं। तो यहाँ पर लेखक ने शायद अपनी बीवी पर व्यंग्य किया है, क्योंकि उस कमरे में जो कि उनका है वहाँ कभी भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए उन्हें ही सुनना पड़ता है या उन्हें ही दोष दिया जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से उनकी बीवी ने कोई गलती नहीं की, बल्कि हर गलती का दोष उन्हें ही दिया गया है। कमरों का हाल मैं आपको सुना चुका। जहाँ तक बरामदे का प्रश्न है उसका मैं इतना आदर करता हूँ जैसे कि वह मेरे घर का टुकड़ा न होकर कुरुक्षेत्र या नालंदा की भूमि का टुकड़ा हो। बात दरअसल यह है कि हमारे परिवार के एक पुराने मित्र जो एक दफ्तर में क्लर्क हैं अक्सर इसी बरामदे में गुलदस्ते की तरह बैठे रहते हैं। गुलदस्ता मतलब फ्लावर पॉट। तो फ्लावर पॉट को तो सजावट के लिए रखा जाता है और एक जगह रखा जाता है और वो अक्सर वहीं सालों साल रख दिया जाता है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे एक पुराने मित्र भी उस गुलदस्ते की तरह ही अक्सर वहीं उसी ड्राइंग रूम में बैठे नजर आते हैं। वैसे इनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, पर इसे क्या कहिए कि ये हमारे घर से इतना प्रेम करते हैं कि हर रोज दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में
फिर 3-4 घंटे की सीटिंग पूरी करके जाते हैं। छुट्टी का दिन पूरा हमारे यहाँ गुजारते हैं। पहले हैरत उपनाम से शायरी भी करते थे, पर जब किसी रिसाले ने इन्हें गैरत नाम से छाप दिया, तब से शायरी छोड़ दी और कुत्ते पालने लगे। इन हजरत के साथ बात यह है कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर ये अप टू डेट ज्ञान न रखते हों, यानी कि इनके पास दुनिया के हर विषय पर ताज़ा से ताज़ा जानकारी होती है या बहुत कुछ ज्ञान इनके अंदर भरा है जिसको बताने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस बात से पता चल रहा है कि शायद वो बोलते बहुत हैं। वैसे बेहद निस्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति हैं। निस्वार्थ मतलब जो बिल्कुल स्वार्थी नहीं है, बिना स्वार्थ के, बिना अपना फायदा देखे काम करने वाले, और अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते। इनमें दूसरी अच्छी बात यह है कि हाथापाई को हमेशा तैयार रहते हैं, यानी कि लेखक वास्तव में बता तो रहे हैं शायद उनकी कमियां, पर वो भी बड़े आदर के साथ बता रहे हैं। तो निस्वार्थ प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यानी कि बिना स्वार्थ के मुफ्त में ही अपना ज्ञान बांट देते हैं। घर में 2 बच्चे भी हैं। इनकी रग रग में शरारत भरी है। मैं कहता हूँ कि ये ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का निश्चित मत है कि यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है। बच्चों को इस सब से कोई सरोकार नहीं, वे सारे दिन खुराफात में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर घर का यह हाल रहता है कि सर्कस या चिड़ियाघर जाने की तबीयत ही नहीं होती। बड़ी से बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर मेरे घर कुछ दिनों रह जाए तो बहुत कुछ सीख कर जाए। तो इस तरह से लेखक ने अपने घर का एक मनोरंजक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और शायद यह सिर्फ लेखक के घर का नहीं बल्कि हर मध्यम वर्ग के घर का दृश्य है। तो इस प्रकार लेखक ने बड़े हास्य के साथ, व्यंग्य के साथ अपनी हर दिन की परेशानियां भी दिखाई हैं, और किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति अपने घर में मेहमानों और घर के अन्य सदस्यों के साथ गुजारा करता है, वह भी दिखा दिया है। तो देखा बच्चों, मेहमान नवाजी करने के लिए तो सभी चल देते हैं, सभी को अच्छा लगता है। आप भी कभी कभी किसी के घर जाते होंगे और कोई आपके संबंधी भी आप लोगों के घर आते होंगे, पर हर चीज़ ना एक सीमा में हो तो अच्छा लगता है। आप किसी के घर जाएं और वहीं बस जाएं, किसी के आराम सुख दुख का ख्याल ही ना करें, या कोई आपके घर आए और इस तरह से आपको परेशानी हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेहमान नवाजी भी कुछ समय के लिए ही अच्छी लगती है, और कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए ही आपकी खातिरदारी कर सकता है, भले ही वो मुंह से ना बोले, पर कुछ समय बाद वो परेशान हो जाता है। तो समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसा अनचाहा अतिथि बनकर किसी के घर नहीं रहना चाहिए।